गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था संस्थाओं में वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। कल हमने धुलाई का प्रोसेस पढ़ लिया था और कपड़ों को कैसे खंगाला जाता है, कैसे रिंस किया जाता है, इसका भी साइंटिफिक रीजंस और ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम सुखाने का प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि संस्थाओं में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में किस तरीके से कपड़ों को सुखाया जाता है और क्या प्रक्रिया यूज़ की जाती है। तो सुखाने के अलग से उपकरण होते हैं, आपने सुना होगा ड्राई क्लीनिंग होती है ना। तो सुखाने के उपकरण और प्रक्रिया बड़ी बड़ी संस्थाओं में अलग होते हैं, ठीक है। तो खुले में सुखाने के अलावा व्यापारिक और संस्थागत स्तरों पर वस्त्रों को सुखाने के लिए सूषकों का प्रयोग होता है, यानी ड्रायर्स का यूज़ होता है बड़ी बड़ी संस्थाओं में। जैसे बड़ी बड़ी संस्था कैसे, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स। यहाँ पर कितने सारे बेड्स होते हैं, बेडशीट्स होती हैं। होटल्स में भी कितने कमरे होते हैं, कितने कमरों में बेडशीट्स और सोफ़ाज़ वगैरह होते हैं जिनको निरंतर साफ़ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से साफ़ हो पाती हैं, जो ये ड्रायर्स होते हैं उनकी मदद से। ड्रायर्स के दो प्रकार के परिचालन हैं, यानी प्रोसेस हैं जिस तरीके से ड्रायर्स काम करते हैं। पहला है, और हिंदी में ड्रायर्स को बोल रहे हैं सूषक। तो पहला है, अपेक्षाकृत निम्न तापमान की वायु को उच्च वेग से परिचालित किया जाता है। कमरे की वायु सूषक में सामने के पैनल के नीचे से प्रवेश करती है, ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से प्रवाहित होती है और फिर वस्त्रों में से ही होती हुई निकास नली से बाहर निकल जाती है। इससे कमरे का तापमान और आर्द्रता सामान्य बना रहता है। इसमें क्या होता है, जो कमरे की जो हवा होती है, वायु होती है, वो ड्रायर्स के सामने वाले पैनल से प्रवेश करती है, यानी एंटर करती है सामने से। और ऊष्मा, ड्रायर्स में क्या होता है, एक हीटिंग सोर्स होता है। मान लीजिए ये ड्रायर है, हवा यहाँ से गई तो यहाँ पर कुछ हीटिंग का सोर्स है जिससे हवा क्या गर्म हो, फिर वो हवा वस्त्रों के अंदर आती है, गर्म हवा, और एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है, निकास नली से बाहर निकल जाती है। इस तरीके से ये साइकिल चलती है। ये हवा गई हीटिंग सोर्स के पास और कपड़ों से गुजरती हुई बाहर निकल गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कमरे का भी तापमान और जो कमरे में आर्द्रता होती है, मॉइस्चर भी होता है, वो मेंटेन रहता है, सामान्य बना रहता है। दूसरा है प्रोसेस, उच्च ताप की वायु धीरे धीरे परिचालित की जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा हीट की जो एयर है वो यूज़ हो रही है। इसमें जब वायु सूषक में प्रवेश करती है और ऊष्मा के स्रोत के ऊपर से गुजरती है, तो इसे सूषक के शीर्ष पर स्थित छिद्रों के माध्यम से एक छोटे पंखे द्वारा खींच लिया जाता है। अब इसमें हीट सोर्स के साथ यहाँ पर सूषक के अंदर फैन भी है जो हवा को खींच रहा है, ठीक है, जो हवा को कपड़ों की तरफ खींच रहा है। फिर ये हवा वैसे ही कपड़ों के बीच से गुजरती है और निकास नली द्वारा, एग्जॉस्ट द्वारा बाहर भेज दी जाती है, ठीक है। इसमें वायु की गति क्या होती है, थोड़ी धीमी होती है और निष्कासित वायु की आर्द्रता उच्च होती है। जो बाहर हवा निकल रही है उसमें मॉइस्चर थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसमें आर्द्रता थोड़ी ज़्यादा रहती है। अब इसके बाद आएगा, सुखाने के प्रोसेस में हम इस्त्री का भी यूज़ करते हैं, आयरन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अधिकांश घरों में जो हम नॉर्मल, जो हमारी जो आयरनिंग प्रेस मशीन होती है
वो बहुत हल्की होती है। और हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो कपड़ों पे जो सलवटें पड़ी हुई हैं, चुन्नटें पड़ी हुई हैं, वो हम हटा सकें और क्रीज बना सके कपड़ों के अंदर, ताकि कपड़े की फिनिशिंग अच्छी दिखे। ठीक है, तो हर कपड़े के लिए उपयुक्त तापमान होता है, उपयुक्त ताप होता है। या आपने अपने घरों में मशीन्स में देखा होगा, कॉटन का अलग टेम्परेचर होता है, सिल्क का अलग टेम्परेचर होता है, अलग से एक सेटिंग दी होती है आयरनिंग मशीन में, जिस वजह से हम सेट कर पाते हैं टेम्परेचर को और कपड़े के अकॉर्डिंग हम प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, घरेलू उपयोग के लिए हल्की इस्त्रियाँ होती हैं। वैसे तो ज़्यादातर इंडिया में भारी इस्त्री मशीन होती हैं, 1.5 से 3.5 किलोग्राम हो सकता है। ठीक है, पहले जो प्रेसिंग की जाती थी, आयरनिंग की जाती थी, वो बाहर ही दी जाती थी। बाहर जो कोयले वाली जो प्रेसिंग मशीन होती थी तो उसका वेट ज़्यादा होता था। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो हल्की मशीन्स आ गई हैं जो हम घरों में इजीली प्रेस कर सकते हैं, जिसका वेट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और पर्दे, चादर, इन सबको अगर हमें इस्त्री करना है तो इनके लिए हमें भारी प्रेसिंग मशीन चाहिए होगी। भारत में कैसी वाली कोयले की जिसमें हम कोयला गरम करके डालते हैं, भारत में अधिकांश मामलों में अभी भी ऐसी ही इस्त्री मशीन यूज़ होती है। ठीक है, ये एक धातु से बनी होती है और इस मशीन में एक बक्सा होता है जिसमें कोयले को डाला जाता है और कोयले के टुकड़ों को डाला जाता है और उसकी मदद से कपड़ों को प्रेस किया जाता है। और ये मशीन जो है, बड़े बड़े जो घरों में वस्तुएं होती हैं, बड़ी बड़ी पर्दे, चादरें, जो आम तौर पे घरों में प्रेस नहीं हो सकती, साड़ियाँ वगैरह कई बार नहीं प्रेस हो सकती, तो ये इस तरह की चीज़ें बाहर लॉन्ड्रीज़ में दी जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे लॉन्ड्रीज़ के बारे में या धुलाई घर के बारे में। ठीक है, तो आजकल लॉन्ड्री की सेवा बहुत ज़्यादा कैसी हो गई है, व्यवसायिक हो गई है बहुत ज़्यादा। इसका मतलब इसका व्यवसाय आजकल चल रहा है। ठीक है, और शहरों में बहुत सारी लॉन्ड्रीज़ की और ड्राई क्लीनर्स की शॉप्स हैं जो लोग अपना इसमें व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, और अक्सर इन व्यवसायी को हम क्या बोलते हैं? धोबी कहते हैं। जो ये व्यवसाय कर रहे हैं उनको हम धोबी कहते हैं। और घरों, विद्यार्थी, छात्रावास, होटल, रेस्टोरेंट्स जैसी संस्थाओं में ये सेवा देते हैं। ज़्यादातर इनका काम कहाँ होता है? जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और वो अपना घरों में भी काम करते हैं और शहरों और नगरों में इनका विशिष्ट स्थान होता है। अलग से धोबी घाट भी होता है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस ये लोग करते हैं। अगर व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं, ठीक है, अगर व्यक्तिगत स्तर पर कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो इनको ड्राई क्लीनिंग शॉप्स भी कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में इनकी शॉप्स होती हैं। यहाँ ग्राहक खुद आते हैं वस्त्र लेकर और अपने कपड़े इस्त्री करवाते हैं या ड्राई क्लीन कराते हैं और या फिर धुलवाते भी हैं। ठीक है, इसके बाद जो व्यावसायिक धुलाई घर होते हैं, जो बड़े व्यावसायिक धुलाई घर होते हैं, जो होटल्स, रेस्टोरेंट और अस्पतालों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर हर कार्य जो है अलग से होता है। सबका एक अलग अलग भाग होता है।
ठीक है। जैसे धुलाई जल निष्कासन का भाग अलग होगा, कि धुलाई अलग जगह होगी, सुखाना अलग जगह होगा, प्रेस करना अलग जगह होगा। अलग अलग भागों में ये लॉन्ड्रीज जो है धुलाई घर को डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि काम इजीली से मैनेज हो सके, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। कुछ धुलाई घरों में अस्पतालों और संस्थाओं के लिए अलग खंड हो सकता है। कुछ धुलाई घरों में मतलब कि अगर अस्पताल के कपड़े आ रहे हैं या होटल के कपड़े आ रहे हैं तो वो अलग ही धोए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अस्पताल के जो कपड़े होते हैं उनमें वो उसमें जर्म्स वगैरह वो गंदे होते हैं, ब्लड वगैरह भी हो सकता है, जिनको डिसइंफेक्टेंट करना ज़रूरी है। उनको नॉर्मल घरों के कपड़ों के साथ नहीं धोया जा सकता। तो अस्पताल के कपड़ों में कई बीमारियां भी आ सकती हैं, कई बीमारियों के जर्म्स भी आ सकते हैं, तो जिनको बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज़ में अलग ही धोया जाता है। ठीक है, और धुलाई घर में इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि रंग ख़राब ना हो, रंगाई भी की जाती है। अगर कोई साड़ी ऐसी आई है जिस पे ज़री की पॉलिश हो रखी है तो उस पर वो पॉलिश भी की जाती है। ठीक है, तो अधिकांश धुलाई घरों में सामग्री को छाटा जाता है और इस तरह की चीज़ें रफू करना, मरम्मत करना और धब्बे हटाना, ये सब भी शामिल होता है। ये नहीं कि सिर्फ कपड़े धो दिया, अगर उसमें मरम्मत की ज़रूरत है तो वो चीज़ भी यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इन धुलाई घरों में बड़े बड़े उपकरण होते हैं। ठीक है, बड़े उपकरण होते हैं और धुलाई की मशीन में एक चक्र में 100 किलोग्राम या अधिक भार लेने की क्षमता होती है। तो एक चक्र में कितना वो ले सकते हैं? 100 किलोग्राम तक कपड़े ले सकते हैं। निर्जल धुलाई का मतलब होता है जिसमें हम पानी का यूज़ ना करें, इसके लिए अलग मशीन होती है। और अन्य उपकरण क्या शामिल होते हैं? ठीक है, धुलाई के लिए मशीन अलग हो गई, निर्जल धुलाई के लिए मशीन अलग हो गई। और किस तरीके की मशीन यूज़ होती है? जल निष्कासन मशीन हो गई, ड्रायर्स हो गए। ठीक है, प्रेस करने के लिए उपकरण हो गए, एक रोलर इस्त्री होती है। ठीक है, कैलेंडरिंग मशीन होती है। कैलेंडरिंग मशीन भी क्या होती है कि जब ज़्यादा कपड़ों को प्रेस करना हो तो बड़ी बड़ी लॉन्ड्रीज़ में या ड्राई क्लीनिंग शॉप्स में कैलेंडरिंग मशीन्स होती हैं जो कपड़ों को जल्दी से प्रेस करती हैं। ठीक है, और कपड़ों को रोल करके प्रेस करती हैं। ठीक है, और पैक करने की अलग से मेज़ होती है। तो ये क्या है? अलग और उपकरण हैं जो एक लॉन्ड्री में या ड्राई क्लीनर की बड़ी बड़ी जो शॉप्स होती हैं वहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, अब सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रिकॉर्ड रखने की पद्धति है। अब जहाँ पर इस तरह का व्यवसाय होता है वहाँ पर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी वस्तु आई धुलाई के लिए, उनमें हमने क्या क्या किया और कितनी हमने वापस भेजी। तो ये सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जब कोई वस्तु प्राप्त की जाती है पहले तो उसकी जांच होती है कि वो एक्चुअल में कैसी थी, ताकि कोई ये ना बोले कि इसमें ये आपने ख़राब कर दिया। ग्राहक को रसीद दी जाती है जिसमें वस्त्र की संख्या लिखी होती है, प्रकार लिखा होता है, कॉटन का है, सिल्क का है। ठीक है, तैयार होने पर तारीख लिखी जाती है, कब मतलब डेट वापस दी जाएगी। ठीक है, रसीद के अनुरूप वस्त्रों पर सांकेतिक पट्टियों की पद्धति प्रत्येक ग्राहक या रसीद के वस्त्रों को पहचानने में मदद करती है। अब कपड़ा वही हम वापस करें जब ग्राहक लेने आए तो हम उसी के जैसा या साइड से, जैसे टेलर्स करते हैं, साइड से थोड़ा सा फैब्रिक काट के लगा देते हैं ताकि रिटर्निंग में कोई भी परेशानी ना हो। संस्थाएं, अब हम संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अस्पतालों, जेलों, होटलों जैसी बड़ी संस्थाओं को
बिछाने के साफ कपड़ों, काम करने के कपड़ों या वर्दियों की लगातार आवश्यकता रहती है। अब ऐसी संस्थाओं में जैसे अस्पताल है, जेल है, होटल्स हैं, यहाँ पर साफ कपड़ों की, ठीक है, और काम करने के कपड़ों की, वर्दियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ऐसी संस्थाओं में व्यवस्थित रूप से कपड़ों को इकट्ठा किया जाता है धुलाई के लिए और बाहर भेजा जाता है। तो ये 2 प्रकार की संस्थाएं हैं जिसके अंदर वस्त्रों की धुलाई रख रखाव की अपनी व्यवस्था होती है, ठीक है। अब 2 संस्थाएं ऐसी हैं जो जहाँ पर खुद की व्यवस्था भी होती है कि हमें बाहर नहीं भेजने, कपड़े वहीं धुलेंगे। तो वो संस्थाएं कौन सी हैं? वो संस्थाएं हैं ऑब्वियसली होटल्स हैं और अस्पताल हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो है चादरें होती हैं, ठीक है, कमरे की और भी चीज़ें की ज़रूरत होती है, ठीक है, कर्मचारियों की वर्दियाँ होती हैं, नर्सेस की ड्रेस होती हैं, ठीक है, और जो साफ़ सफाई करने वाले होते हैं उनकी ड्रेस होती हैं। तो ये सब जो है बिल्कुल होटल्स में और हॉस्पिटल्स में हाइजीनिक होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ठीक है। अस्पताल के धुलाई घर में स्वास्थ्य, स्वच्छता और संक्रमण का ध्यान रखा जाता है। किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है? स्वास्थ्य का, जहाँ पर अस्पताल का धुलाई घर है, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का और संक्रमण का, यानी कोई भी चीज़ किसी से इन्फेक्ट ना हो अगर, ठीक है, तो इनको डिसइंफेक्ट भी किया जाता है। परंतु बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो फेंकने वाली चीज़ है उसका भी उपयोग लेते हैं और उसमें क्या होता है, वो ठीक से वहाँ पर चीज़ों को धुलाई घर में संक्रमित नहीं करते, डिसइंफेक्ट नहीं करते, ठीक है। और ज़्यादातर क्या किया जाता है, जिसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जिसमें ब्लड लगा हुआ है, उसको जलाकर नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अस्पतालों की अधिकांश सामग्री सूती और रंगी हुई होती है। ज़्यादातर कॉटन के ही कपड़े अस्पतालों में यूज़ होते हैं, ठीक है। ये रंग वाले कपड़े भी होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रंग बहुत पक्के होते हैं, केवल कंबल ऊनी होते हैं। और यहाँ पर जो बाद में परिसज्जा की जाती है वो भी नहीं की जाती, कई बार लास्ट में फिनिशिंग भी की जाती है कपड़ों की, जैसे स्टार्च लगाना, प्रेस करना, ठीक है। तो ये सब अस्पतालों की लॉन्ड्रीज़ में नहीं किया जाता, ठीक है, और मरम्मत वगैरह भी नहीं की जाती। लेकिन जो होटल्स की और रेस्टोरेंट की जो सामग्री होती है, वहाँ पर सारी सज्जा, अंतिम सज्जा यानी फिनिशिंग की जाती है। अगर उसमें किसी मरम्मत की ज़रूरत है तो वो मरम्मत की जाती है, स्टार्च लगाने की ज़रूरत है, मान लगाने की ज़रूरत है तो वो भी की जाती है, कलरिंग की दोबारा से डाइंग की ज़रूरत है तो वो भी की जाती है। क्योंकि होटल्स में क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, ठीक है, गेस्ट आते हैं, लोग घूमने आते हैं, तो होटल्स में सबको कैसा एकदम नया और साफ़ और हाइजीनिक सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें चाहिए होती है। एक तो वो पे कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, है ना, तो इस चीज़ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अब अस्पतालों में धुलाई घर के कार्य करने की एक अलग से प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वो प्रक्रिया हम देख लेते हैं। आपात विभाग, मुख्य ओटी, ओपीडी, विभिन्न विशेषज्ञता केंद्र और वार्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इमरजेंसी, ओटी और ओपीडी ये अलग अलग विभाग होते हैं। कपड़ों के भंडार या सीधे अस्पताल से धुलाई घर संयंत्र तक परिवहन होते हैं। कपड़ों का जो भंडार है सीधे अस्पताल से कहाँ जाते हैं? धुलाई घर में जाते हैं। गंदे कपड़ों को उतारना और अलग करना होता है। अब कपड़ों को अलग करा जाता है कि डॉक्टर की पोशाक अलग कर दी, रोगियों की पोशाक अलग कर दी, चादरें अलग कर दिए, कंबल अलग कर दिए। धुलाई का काम बड़ी मशीनों में किया जाता है जिनकी क्षमता कितनी होती है? 100 किलोग्राम प्रति भार। ये एग्ज़ाम में आ सकता है MCQ में
की धुलाई की क्षमता जो होती है बड़ी मशीन्स में कितनी होती है, 100 किलोग्राम होती है। जल निष्कासन किया जाता है फिर धोने के बाद, यानी जल को निकाला जाता है। ठीक है, 60 से 70% नमी को वस्त्रों से हटा देते हैं। ठीक है, मॉइस्चर को हटा देते हैं जल निष्कासन मशीन द्वारा। फिर सुखाना, उसको बाहर वैसे ही थोड़ा धूप में भी सुखाया जाता है जो अस्पताल के कपड़े होते हैं। फिर एंड में उनको प्रेस करना, तह लगाना और ढेर लगाना। ठीक है, फिर सुधार करना और अनुपयोगी सामग्री को अलग करना। अगर जिस चीज़ में सुधार की ज़रूरत है तो उसका सुधार भी किया जाता है। फिर पैक करना और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब काम जो है ज़्यादातर होटल्स के मुकाबले अस्पतालों का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि होटल में सिर्फ 400-500 कमरे होते हैं, बल्कि बड़े अस्पतालों में 1800 से 2000 बिस्तर होते हैं। ठीक है, जिनकी देखभाल मतलब करनी पड़ती है उसके कपड़े की। ऑपरेशन थिएटर होते हैं, प्रसूति वार्ड होते हैं, प्रसव कक्ष होते हैं, वेटिंग रूम्स होते हैं, ओपीडी होती है, इमरजेंसी वार्ड होते हैं जहाँ पे अलग से कपड़ों का जो है रख रखाव किया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स में जो है लॉन्ड्रीज की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो अस्पताल होते हैं यहाँ पर कंबल तो डेली नहीं बदले जाते, लेकिन रोगियों के बिस्तर, चादर ये सब बदले जाते हैं। गाउन, कुर्ता पजामा, डॉक्टर की पोशाक, ये सब, इन सब का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि ये जो है धुले, ये चेंज हो। ठीक है, और कि कोई अगर किसी एक व्यक्ति का गाउन है पेशेंट का तो वो कोई और ना पहने। इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, अब बड़े बड़े व्यावसायिक धुलाई घरों में जो है रिकॉर्ड रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो रिकॉर्ड किस तरीके से रखा जाता है आप ये देख लीजिए। धुलाई के कपड़ों की रसीद नंबर, देने वाले का नाम, दिनांक। यहाँ पर देखिए कपड़ों के नाम है कि क्या क्या कपड़ों के नाम हैं। ठीक है, चादर, ओढ़ने की चादर, रोगी का कुर्ता पजामा। यहाँ पर संख्या की कितनी है, चादर कितनी दी, रोगी का कुर्ता कितना दिया, डॉक्टर का कुर्ता कितने दिए। फिर टिप्पणी उसके बारे में कि वो किस तरीके से गंदा हो रहा है। ठीक है, अब है जीविका के लिए तैयारी। इसमें किस तरीके से जीविका की तैयारी यानी करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कपड़ों की देखभाल और रखरखाव का तकनीकी क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए आपको, पहले तो फैब्रिक के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा फैब्रिक यूज़ हो रहा है, रेशा उसमें रेशे क्या है, उसमें धागा कौन सा है। ठीक है, कपड़े उत्पादन की तकनीक पता होनी चाहिए, रंगों की तकनीक के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से कपड़ों को डाई किया जाता है, और भी जो परिसज्जा होती है फैब्रिक में, जिस तरीके से फिनिशिंग की जाती है। ठीक है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है एंड की जो प्रक्रियाएं होती हैं इनके बारे में अभी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कपड़ों का रखरखाव शुरुआत से लेकर एंड तक करना चाहिए, किस तरीके से कपड़ा बनकर आता है, फिर कपड़ा किस तरीके से बेचा जाता है, या फिर कपड़े को कहाँ से, अच्छे फैब्रिक को कहाँ से ख़रीदना है, और कपड़े में किस तरीके से एंड प्रोडक्ट से फिनिशिंग की जाती है, डाई किया जाता है या प्रेस किया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रक्रिया में प्रयुक्त रसायनों और अन्य अभिकर्मकों का और वस्त्र पर उनके प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। केमिकल्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस केमिकल का किस कपड़े पर क्या प्रभाव होगा, कौन सा कपड़ा किस डिटर्जेंट में धोना चाहिए। ठीक है, मशीनों की आवश्यकता
के बारे में भी पता होना चाहिए कि ड्रायर्स किस तरीके से यूज़ होते हैं, वॉशिंग मशीन्स किस तरीके से यूज़ होती हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई नई मशीन आ रही है तो वो क्यों हमें ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। अब है कार्यक्षेत्र। ज़्यादातर इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसका जो स्कोप है वो स्वयं उद्यमी है, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वाला काम है कि आप खुद का अपना काम खोलते हैं, खुद के अपनी दुकान खोलते हैं, खुद का अपना छोटा सा बिज़नेस खोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर्स भी कह सकते हैं। जब हम अपना इनोवेटिव कोई भी काम शुरू करते हैं, खुद से इनोवेटिव अपना काम करते हैं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर डालते हैं। और हम ये किस तरीके का काम कर रहे हैं, सेवा वाला काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने ग्राहकों को। और ये बहुत मदद करती है जो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर होते हैं, महानगर होते हैं, दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, ठीक है, यहाँ पर लोगों को बहुत काम मिलता है इसमें, ठीक है। बड़ी संख्याओं में बहुत ज़्यादा अस्पताल होते हैं, बड़े अस्पताल भी होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, जहाँ पर अलग अलग विभाग होता है। धुलाई का विभाग अलग होगा, ठीक है, कपड़ों का रंगों का विभाग अलग होगा, प्रेस करने का विभाग अलग होगा, जहाँ पर लोगों को और भी जॉब्स मिलती हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप खुद का इसमें अपना अच्छा सा एक एंटरप्रेन्योर वाला काम कर सकते हैं, खुद का सेल्फ एम्प्लॉय वाला काम कर सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। और हर शहर में ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना बहुत ज़्यादा डिमांड में हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर सब वर्किंग है, घर में हस्बैंड वाइफ सब वर्किंग है और लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं होता। तो ड्राई क्लीनिंग जो बिज़नेस है और लॉन्ड्री जो बिज़नेस है आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, जिसके लिए हमें काफ़ी सारी जानकारी भी प्राप्त करनी, कपड़ों के बारे में, कपड़ों का रखरखाव कैसे किया जाता है उसके बारे में बहुत ये आवश्यक है ये जानना। अब बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं कि वस्त्रों की देखभाल के 2 पहलू बताने हैं। ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 2 पहलू क्या हैं। जब चैप्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है तब मैंने ये बताया है 2 पहलू क्या है कि कपड़ों का जो है उसकी जो भी धूल मिट्टी है वो हटाई जाए कपड़ों को बिना ख़राब किए, ठीक है। एक तो गंदगी साफ़ करना पहला पहलू है, और दूसरा है कि अगर कपड़े में कुछ खराबी है तो उसे भी ठीक किया जाए। कौन कौन से कारक है जो वस्त्रों की सफाई को प्रभावित करने हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। एक व्यवसाय और औद्योगिक धुलाई घर में विभिन्न विभागों की व्यवस्था कैसी होती है। व्यावसायिक धुलाई घर और औद्योगिक धुलाई घर में आपको अंतर बताना है। व्यावसायिक धुलाई घर और अस्पतालों की धुलाई घरों के कार्यों के बारे में, प्रोसेस के बारे में आपको लिखना है, टेबल बनाकर आप ये लिखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इसमें कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज करेंगे, आप स्कूल आकर मुझसे समझेंगे, ठीक है बच्चों, या फिर दोबारा मुझे कॉल पर बताएंगे, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं।